शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया में ब्रॉडगेज लाइन की कुछ कमियां हैं उसको यहाँ पर उजागर किया गया है और बताया जाता है कि क्या हमको ब्रॉडगेज को जो मेट्रो में जो लाइन में जो मेजरमेंट रखा जाता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। पार्टिकुलरली हमारे देश में जो ब्रॉडगेज चल रहा है उसको क्या हमें दिल्ली मेट्रो में दो पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस रखी गई है उस डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो सुझाव देते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई नया जो सिस्टम चल रहा है और जो पुराना सिस्टम चल रहा है उन दोनों को हमें इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए। अब ब्रॉडगेज आज के समय में पुराना हो गया है और दिल्ली मेट्रो में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो वाली जो डिस्टेंस है अभी न्यू चल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, दिल्ली मेट्रो का जो मेज़रमेंट है वो सही है, इसी को हर जगह हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो भारत में यदि हम बात करें कि ब्रॉडगेज का क्या मेज़रमेंट है तो भारत में 1.676 मीटर डिस्टेंस रहती है दो पटरियों के बीच में जब हम उनको बिछाते हैं। वहीं यदि हम बात करें रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, एग्जांपल के तौर पर दिल्ली में दिल्ली मेट्रो सर्विस चल रही है। हाई स्पीड रेल लाइन की बात करें मुंबई और अहमदाबाद की, मेट्रो रेल सिस्टम की बात करें बाकी कंट्री में जो चल रहा है, तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड गेज बनाया है 1.435 मीटर की विड्थ का। तो ये वाला जो गैप है कम है और ये वाला गैप ज़्यादा है। तो जो गेज से रिलेटेड मसला रहा था इसके ऊपर जो चर्चा चली थी वो 1870 के दशक में काफ़ी चलते रही, जबकि ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में मीटर गेज जिसकी चौड़ाई थी 1000 की। इंडिया आफ्टर स्टार्टिंग बीजी इन 1853 में हमने ब्रॉड गेज लेके आया। इसके बाद सरकार ने मीटर गेज लेकर के आई थी 1000 वाली। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो यूनिगेज पॉलिसी है कि भाई हमें जो है एक ही स्टैंडर्ड रखना चाहिए, इसको लॉन्च किया गया था 1990 के दशक में। प्रोग्रेसिवली बारिंग ए फ्यू डिफ़िकल्ट सेक्शन ऑल द रूट वर कन्वर्टेड टू बीजी। और इसी के माध्यम से आप देखेंगे पूरे भारत भर में ज़्यादातर आपको ब्रॉड गेज ही देखने को मिल जाएगा। अब हम जिस स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड लाइन या फिर शॉर्टकट में एसजी लाइन गेज बोलते हैं, तो अभी 20वीं सेंचुरी हमारी समाप्त होने वाली है। स्टैंडर्ड गेज कम द फर्स्ट एम्प्लॉयड ऑन मेट्रो रेल नेटवर्क। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड जो गेज है इसका इस्तेमाल किया था मेट्रो लाइन में। ये काम एक कैबिनेट की रेजोल्यूशन के माध्यम से हुआ था विच वाज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रिकमेंडेशन। और ये काम भी हमने जो है बहुत सारे रिकमेंडेशन को मान करके किया था फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड मिनिस्टर हु लेफ्ट द डिसीजन ऑन द चॉइस ऑफ गेज टू इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर आप अच्छी बात ये देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी कि उनको कितना रखना है अपने हिसाब से वो लोग रख सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ एसजी वाज लीजेंडरी ई श्रीधरन, देन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो जो स्टैंडर्ड गेज रहा था इसके जो प्रोपोनेंट रहे थे, जो समर्थक रहे थे, वो कौन कौन लोग रहे थे। इसके साथ साथ में एक व्यक्ति भी है, ठीक है, रेपुटेटेड व्यक्ति है, एस जी बिगेन टू टेक रूट इन द कंट्री। और इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से स्टैंडर्ड गेज हमारे देश में चल पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दुर्भाग्यपूर्वक नन ऑफ द प्रोजेक्ट सिंस हैव गॉन इनटू डिटेल्ड टेक्निकल इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके बाद हमने कभी ये चीज़ नहीं ध्यान में रखी कि भाई ब्रॉड गेज है तो कौन से फ़ायदे हैं कौन से नुकसान हैं, यदि हम एसजी में चले जाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि यदि हम जो है स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम हमारी हाई स्पीड रेल को चलाने के लिए कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो को दौड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इससे कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। पहला जो यहाँ पर प्रोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर सामने आता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन फैक्टर।
मेन फैक्टर एसजी की तरफ में जाता है कि ये इसकी एक यूनिवर्सैलिटी है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है हर जगह एक समानता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो मेट्रो रेल है, हाई स्पीड रेल सिस्टम है, इसका निर्माण हुआ था कम से भी कम 20 से लेकर के 30 साल अक्रॉस द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन एसजी, इवन इफ देयर रिस्पेक्टिव नेशनल रेलवे रन ऑन डिफरेंट गेजेस। ज़्यादातर आप जो विकास देखेंगे पिछले 20 से लेकर के 30 सालों में ही इसका हुआ है। भले ही किसी देश ने अलग अलग सिस्टम अपना लिया है, लेकिन वो भी जो है अब स्टैंडर्ड गेज की तरफ में कदम रख रहे हैं। लेकिन यदि हम दुनिया के आंकड़ों को देखें तो हमको जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा प्रस्तुत होता है, जबकि ज़्यादातर जो मोस्टली जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो स्टैंडर्ड गेज पर ही आधारित हैं। मेट्रो रेल सिस्टम की बात करें अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें टोक्यो की जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो 1067 mm की है, मॉस्को में 1520 है, मेलबर्न में है 1600 mm, एंड यूएस का जो बे एरिया रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 1676 mm का है, और यहाँ पर कोई एसजी हमको देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट मॉस्को। दीज गेज डू नॉट कन्फर्म टू दोज ऑफ कंट्रीज रिस्पेक्टिव नेशनल रेल्स। अगला जो आर्गूमेंट दिया जाता है, अगला जो तर्क दिया जाता है कि भाई हमको स्टैंडर्ड गेज की तरफ में मूव करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जगह कम लगती। अब दो पटरियों के बीच में चौड़ाई कम है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें स्पेस कम लगेगा। तो यहाँ पर जो दो पार्टों के बीच में जो स्पेस का रिक्वायरमेंट है, यदि हम फिज़िकल स्पेस की बात करें, चाहे वो रोड हो चाहे वो एरियल स्पेस हो, यहाँ पर जो है काफ़ी कम हो जाता है यदि हम एसजी का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो मेट्रो रेल सिस्टम बनाए गए हैं आज के समय में उनको ऊपर उठा दिया गया है, ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, पुल जैसा बनाते हैं और उसी के ऊपर हम रेल चलाते रहते हैं। एंड लैंड रिक्वायर फॉर पिलर ऑन रोड फॉर बोथ एसजी एंड बीजी इज़ द सेम। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि ब्रॉड गेज में जितनी जगह लग रही है उतनी जगह जो है स्टैंडर्ड गेज में भी लग रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एसजी का यदि हम यूज़ करेंगे तो हमें कम जगह की ज़रूरत पड़ेगी। मोरेवर एरियल स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एलिवेटेड पोर्शन शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम एज सच स्पेस इज अबडेंट। अब आप ये कहोगे कि भाई हवा में हमको जगह की कमी जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हवा में तो आप चाहे जितना स्थान चौड़ा कर सकते हैं। एक और जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई ब्रॉड गेज को हटाओ, वो है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोच आ गए हैं। एनदर अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कोच डिज़ाइन। तो हम कहते हैं कि भाई आप ब्रॉड गेज को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यही कर रही हैं। लेकिन आज के समय में यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, उस मामले में ये हमको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आज के समय में भारत खुद सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करने लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप वंदे भारत सीरीज़ की बहुत सारी ट्रेनें हम देख चुके हैं, जिनको तैयार किया गया है, किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अगला जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेकर के, कि यदि हम स्टैंडर्ड गेज रख रहे हैं तो इसमें हमें कॉस्ट कम आएगा। यदि हम एक असेसमेंट की बात करें तो जो कॉस्ट रहेगा ब्रॉड गेज सिस्टम के लिए, इससे इंक्रीज हमको देखने को मिलता है 5 से लेकर के 7%, इवन विथ 25% अंडरग्राउंड नेटवर्क बट एट द सेम टाइम। तो कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि जो ब्रॉड गेज सिस्टम है ये काफ़ी चीपर माना जा रहा है, 10% पर यूनिट कैपेसिटी, एज इट कैन बी डेजिग्नेटेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 15% हायर कैपेसिटी ऑविंग टू वाइडर कोचेस। क्योंकि यहाँ पर हम जो है ज़्यादा लोगों को ढो सकते हैं, इसलिए भी ये अच्छा हो जाता है।
इसके बाद एक और जो ऑब्जेक्शन दिया जाता है ब्रॉड गेज को लेकर के इज़ द हायर टर्निंग रेडियस विद कॉन्स्क्वेंट रिडक्शन इन स्पीड थ्रू आउट। कहा जा रहा है कि यदि हम कहीं पर ब्रॉड गेज पटरी बिछाते हैं तो हमको एक घुमाव में बड़ा रेडियस प्राप्त होता है। इसके बाद हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड गेज हमको लेकर के आना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं वन ऑन ए गिवन कर्व द स्पीड ऑन एस जी वुड बी 7% हायर देन ऑन ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में यदि कोई ट्रेन चल रही है और उसी को यदि हम स्टैंडर्ड गेज में चला देते हैं तो 7% की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद वाले जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टिकुलरली देखा जाए फ़िलिस्तीन और इजराइल के रिलेशन को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए हमास के लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और लगभग 800 लोग मारे गए थे। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए इजराइल भी मैदान में उतरा और बहुत सारी मिसाइलें उसकी तरफ से दागी गई हैं। इसमें नॉर्मल आदमी भी मरे हैं और हमास के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। इसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है कि यदि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में युद्ध होता है तो किस प्रकार से कौन सा देश कैसी अपनी योजना बनाएगा, वो किसकी तरफ जाएगा, किसको सपोर्ट करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है भारत जो है इजराइल का साथ देगा। अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, ज़्यादातर ये जो देश हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। एक तो इजराइल मजबूत देश है, दूसरे नंबर की बात यह है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इजराइल से मिलिट्री वाले इक्विपमेंट ख़रीदते हैं। लेकिन इसका जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है कि बाहर से कोई यदि हवाई से हमला करेगा तो उसको हम हवा में ही ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ इजराइल नहीं कर पाया है, ये सिस्टम में इजराइल फेल हो गया है। कुल मिलाकर के अब इसके ऊपर से लोगों को भरोसा उठने लग जाएगा। अब हम बात ही करें यदि हम हमास ग्रुप की, हमास ग्रुप को समर्थन कौन दे रहा है, तो ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ईरान जैसे देश हैं, लेबनान जैसे देश हैं, ठीक है, कतर जैसे देश हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमास के द्वारा जो महिलाओं का अपहरण किया गया था, बलात्कार भी हो सकता है उन्होंने किया हो, उनको निर्वस्त्र किया था, ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल गलत है। आप युद्ध करना चाहते हैं, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन महिलाओं को एज ए टूल इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है। एक मेन जो रीज़न यहाँ पर निकल के आ रहा है कि हमास ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है। बंदी बनाने का रीज़न ये है कि पहले कभी जब लड़ाई छिड़ी थी इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, या फिर आप बात कर लें ये गाज़ा पट्टी है, फ़लस्तीन है, इनके बीच में जब युद्ध चला था तो उस समय के बहुत सारे कैदी अभी इजराइल की जेलों में बंद है। अब ये लोग चाहते हैं कि हम इनको तभी छोड़ेंगे जब आप जो है जेल के कैदियों को बाहर छोड़ोगे। इसके बाद हम जो है इजराइल या फिर पैलेस्टाइन की जो लोकल राजनीति है उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो पैलेस्टाइन में पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है वो भी दो ग्रुपों में बढ़ गई है, दो प्रकार से माइंड को बना ली है। एक तो कह रही है एक जो है वेस्ट बैंक वाले एरिया में इसको चलाता है अल फतह in a modus vivendi with the Israel occupation authorities and in Gaza administration by the Hamas which refuses to recognize Israel। ये कह रहा इनका कहना है हमास का कि इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं है। तो दो भागों में हम देखे हैं। वेस्ट बैंक की बात करें, यहाँ पर शासन चल रहा है अल फतह के द्वारा, और वहीं यदि हम बात करें बाकी दूसरे वाले एरिया की, गाजा की यदि हम बात करें तो गाजा में हमास लोगों का कब्जा है। आगे बताया जा रहा है कि जो फतह हैं वो फेल्ड हो गए थे इजराइल टू स्टॉप इजरायली लैंड ग्रैब्स इन द वेस्ट बैंक। इट इज़ लूजिंग क्रेडिबिलिटी विद द मासेस पार्टिकुलरली यंग पैलेस्टाइंस। यंग जो पैलेस्टाइन लोग हैं
वो इस चीज़ को ठीक नहीं समझ रहे हैं कि फतह जो है फेल हो गया। वो इज़राइल को रोक नहीं पाया था, वो हमारी ज़मीन में घुसता ही गया, वेस्ट बैंक में घुस गया। वहीं हमास और इस्लामिक जिहाद की बात करें, वो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। इस्टेब्लिश देयर सेल्स इन द वेस्ट बैंक लीडिंग टू एन आयरन फिस्टेड इजरायली रिस्पॉन्स। अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें कि कौन सी कंट्री अपना क्या पक्ष रख रही है, तो इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट अकेला एक ऐसा अरब नेबर है गाजा में whose pro-West military regime has little love lost for Gazan ruler as they were allies of Muslim Brotherhood that Egyptian generations in 2013। इजिप्ट और देखा जाए किसके गाजन रूलर के साथ में, गाजा के जो रूलर हैं उनके साथ में कुछ रिलेशन ठीक ठाक रहे थे। कायरो की यदि हम बात करें तो ये खुद जो है करंट की जो सिचुएशन चल रही है उससे बाहर निकल के आना चाहता है। सभी यदि गल्फ मोनार्कीज़ की बात करें, इसमें कतर को हम छोड़ दे रहे हैं, ये स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे हैं हमास को। मतलब कि हमास की ये लोग निंदा कर रहे हैं, कॉलिंग इट ए पॉलिटिकल इस्लामिक आउटफुट, और इसको उन्होंने एक पॉलिटिकल इस्लामिक आउटफुट का नाम भी दिया है। इसके बाद अगली जो फेमस कंट्रीज़ है वो है टर्की। टर्की इस युद्ध को लेकर के क्या सोचता है, यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टर्की जो है एक बिग रीजनल सुन्नी पावर माना जाता है। ट्रेडिशनली ये सपोर्ट करता है हमास को, बट अंकारास बैडली ब्रूस्ड इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड इट्स आउटरीच। लेकिन अब वो अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान में देगा तो ये सब छोटे मोटे काम को वो छोड़ देगा। दमास्कस और हमास की बात करें, हमास और जो इस्लामिक जिहाद है ब्रंट देयर ब्रिजेस विद दमास्कस ए डिकेड एगो बाय सपोर्टिंग एन एंटी असद अरब स्प्रिंग इंटीफेडा। यहाँ पर एक घटना बताई गई है, काफ़ी पुरानी एक घटना है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो ब्रिजेस हैं उनको ढहा दिया गया था